हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग घटना चक्र ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो विभिन्न परियोजनाएं हैं जो कि नदियों पे बनाई जाने वाली नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में एग्रीकल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेंगे। एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको 2 पार्ट्स में कवर करना पड़ेगा। पहला पार्ट आज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में उसको जो बचे खुचे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल अगर आप चाहते हैं कि ये जो PDF है आपको मिल जाए एकदम फ्री में, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। और जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है? विविध परियोजनाएं। ठीक है, देखिए विविध परियोजनाओं से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। क्या कह रहे हैं कि 2 सूचियां आपको दी गई हैं, आपको सुमेल करना है। एक साइड आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं, दूसरा नदियां, अर्थात कौन सी नदी पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी हैं। इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन सागर और पोचमपाद, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नदियों के नाम में बेतवा, गोदावरी, कृष्णा और पेरियार दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जो इडुक्की है ना, ये केरल का एक ज़िला है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई नदी होगी जो केरल में प्रवाहित होती हो, तभी इसका मैच सही होगा। तो इन सभी में आप देखिए जो पेरियार है ना, वो केरल की नदी है। तो हम लोग इसको पहले यहीं से मैच कर लेंगे कि जो इडुक्की परियोजना है वो आपको कहाँ मिलेगी? पेरियार नदी पे। तो इसी अकेले से तो नहीं होगा इससे, लेकिन 2 जो ऑप्शंस हैं वो हमारा इलिमिनेट जरूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए एक बहुत ही फेमस परियोजना दिया है माता टीला परियोजना, जो कि कहाँ है? बेतवा नदी पे है। ठीक है, तो बी का तो हो जाएगा 2। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमको मिल गया। ठीक है, यानी कि जो ए वाला विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। आगे देख लेंगे हम लोग जो नागार्जुन सागर डैम है या नागार्जुन सागर परियोजना है, ये आपको कृष्णा नदी पे मिल जाएगी। और जो पोचमपाद परियोजना है ये आपको गोदावरी नदी पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 4, 2, 3, 1। ठीक है, अर्थात जो इडुक्की है वो पेरियार नदी पे बनाया गया है, माता टीला बेतवा नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, और जो पोचमपाद है ये आपको कहाँ मिल जाएगा? गोदावरी नदी पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और व्याख्या देख लीजिए कि जो इडुक्की बांध परियोजना है ये आपको केरल राज्य में पेरियार नदी पर मिलेगी। माता टीला जो है वो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इसको ना यूपी स्पेशल के रूप में भी हमें याद रहना चाहिए। नागार्जुन सागर जो बांध है या नागार्जुन सागर डैम, ये आपको कृष्णा नदी पर, और कभी कभी ना आपसे स्टेट से भी पूछा जा सकता है, इस वजह से हमें स्टेट्स पता होना चाहिए कि आंध्रा और तेलंगाना राज्य में है। और जो पोचमपाद है वो गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में बनाई गई परियोजना है। ठीक है, तो ये आपको चारों के बारे में याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। ठीक है, और देखिए लगभग कुछ जो विकल्प हैं वो ऊपर वाले प्रश्न की ही तरह हैं। तो आप देखेंगे कि परियोजनाएं तो सीमित सी हैं ना, वैसा तो है नहीं कि लाखों करोड़ों हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि हैं कि उनको आपको अलग अलग आएगा। तो एक मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वजह से घूम फिर के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उनको अगर पहले से ही पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारी नज़रों से बच के जाएगा कैसे वो। देखिए दूसरा कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहे हैं कि नदी घाटी परियोजना है, दूसरे में नदियां हैं। तो रिहंद परियोजना दिया गया है, नागार्जुन सागर, पोचमपाद और माता टीला। ठीक है, तो हमने अभी ये जो पोचमपाद है इसको भी देखा, माता टीला भी देखा था ना। चलिए नहीं जो देखा है उसको अब देख लेंगे। ऐसा क्या है, एक सेकंड, विकल्प आपको ये दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको कूट दिया गया है। तो ऐसे कूट ना मिल जाते हैं एग्जाम में, तो पहले से ही जब क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अभी हम चूंकि जो पोचमपाद परियोजना है उसको ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के आ रहे हैं, तो उसको पहले ही मैच कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये गोदावरी नदी पर है। तो सी का 1 देखें, सी का 1 आपको 2 जगह पे मिल रहा है। ठीक है, एक तो बी वाले ऑप्शन में और दूसरा डी वाले ऑप्शन में। तो चलिए 1-2 और कर लेते हैं, तब इसका जो सही उत्तर है वो हमको मिल जाएगा। अब रिहंद का देख करके ही हमको समझ आ जाएगा कि रिहंद परियोजना है तो रिहंद नदी पर ही होगी। तो ए का तो 3 हो जाएगा। और देखिए ए का 3 अगर हमको पता है और
ए का 3 और सी का 1 अगर पता है तो हमारा जो उत्तर है वो हमको केवल 2 ऑप्शन से मिल जा रहा है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो ये मतलब इलिमिनेशन जो मेथड होता है ना वो हमारा टाइम बचाता है। कभी कभी एग्जामिनर अब बहुत होशियार टाइप के हो गए हैं तो इलिमिनेशन करने का जो तरीका है अब वो फ्लॉप हो गया है। फ्लॉप होने का मतलब है कि उसकी अर्थी उठ चुकी है। ऐसे ऑप्शंस देते हैं, ऐसे ये कूड़ बना करके देते हैं कि अगर आपको कम से कम 3 नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो। तो लेकिन कभी कभी तो काम आ ही जाता है। तो चलिए और देख लेंगे जो अदर है उनको भी। माता टीला जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, और नागार्जुन सागर। तो जो नागार्जुन सागर है ये आपको पता है कि कृष्णा नदी पे है, और अगर माता टीला नहीं भी पता है तब भी देखिए इसका उत्तर हो गया कि केन नदी पर है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, हालांकि PDF आपको मिल ही जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जब हम लोग नदियाँ पढ़ रहे थे तब, लेकिन उसमें ना उन्होंने ऐसा विकल्प बनाया था कि कोई उत्तर बन ही नहीं रहा था। लेकिन इसमें देखिए वही वाला क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आंसर मतलब कि जो ऑप्शंस हैं वो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहे हैं कि कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शंस तमिलनाडु कर्नाटक, दूसरा है कर्नाटक तमिलनाडु और केरल, तीसरा है कर्नाटक केरल और पुदुचेरी, और चौथा है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी। तो उत्तर आपको दिख ही रहा है, डी वाला हो जाएगा। यानी कि जो कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद है वो तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी के मध्य है। तो अगर आपको ये पता है कि ये जो नदियां हैं कहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कौन सा एरिया है, तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारत में पहला जो जल विद्युत संयंत्र है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये ना एनी टाइम के लिए मतलब हमेशा के लिए स्टार्टिंग जी के है, कभी भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस देख लें, दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम, मोहरा या फिर खोपोली। तो जो इसका सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ए वाला, यानी कि दार्जिलिंग में। ठीक है, तो आप देखिए कि भारत में जो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना है वो सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1897 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, अर्थात जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसके दार्जिलिंग के निकट जो सिद्रापोंग है वहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो हो सकता है आपको दार्जिलिंग न दे करके सिद्रापोंग ही दे दें। तो याद रखिएगा कि 1897 में जो पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी, तो सिद्रापोंग पश्चिम बंगाल के मतलब कि क्या कहते हैं दार्जिलिंग में। ठीक है, जबकि आप देखें कि जो दूसरी परियोजना है वो कब स्टार्ट की गई है, तो वो 1902 में स्टार्ट की गई है कर्नाटक के शिवसमुद्रम में। तो आपको ये भी पता चला है कि जो शिवसमुद्रम है ये कर्नाटक में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि हमसे पहले वाले के बारे में पूछ रहे हैं। कब बनाई गई थी, तो 1897 में। ठीक है, दूसरी कौन सी है, शिवसमुद्रम, कहाँ पे है, कर्नाटक में, और कब बनाई गई थी, तो 1902 में। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि कालागढ़ बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो ये एक डैम है, आपको बताना है कि कौन सी रिवर पर ये बना हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, यमुना नदी, शारदा नदी, या फिर गंगा, या फिर रामगंगा। तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि रामगंगा नदी पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, तो जो कालागढ़ बांध है इसका निर्माण रामगंगा डैम पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि पेरियानी डैम जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शंस देखें, पेरियार, पंबार, भवानी, काबिनी। तो पेरियानी और पेरियार मिलता जुलता नाम है, तो ऐसे भी याद रह सकता है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। और ये देखिए RO मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, और केरल के इडुक्की जिले में है, ये भी याद रखिए। देखिए केरल मतलब ऐसा लगता है कि केरल से कुछ खास लगाव है केरल वालों से, इसी वजह से तो केरल के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 के मेंस में, जो हमारा RO होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो मलपूझा बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देखें, भरतपूझा, कोरापूझा, मलमपूझा या फिर पंबा। अब इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है यार कि मलमपूझा डैम जो है और मलमपूझा नदी दोनों ही दे दिए हैं। तो कभी कभी ना इस तरह के ऑप्शंस भी हमको मिल जाते हैं जिन्हें मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो, बस आप टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बाकी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कितना भी पढ़ लो नहीं कर पाओगे। तो भाई ये सब चलता रहता है एग्जाम में। तो देखिए मलमपूझा डैम जो है ये मलमपूझा नदी पर स्थित है, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में। मलमपूझा मुख्य सिंचाई परियोजना है, केरल के पलक्कड़ और त्रिशूल जिला इससे लाभान्वित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आजकल ना यही जो तरीका है वो ट्रेंडिंग में है
इसी तरह के क्वेश्चंस आजकल खूब पूछे जाने लगे हैं। कई सारे विकल्प दे देंगे, कई सारे स्टेटमेंट दे देंगे, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। इवन अब तो ऑप्शंस थोड़ा चेंज होकर के आने लगे हैं, पूछते हैं कितने विकल्प सही हैं, केवल एक विकल्प सही है या 2 या 3 या 4, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात आपको बताना है कि 1 2 3 4 इस तरह से कितने विकल्प सही हैं। तो उसमें ना फिर हमारे पास इलिमिनेशन मेथड जो है उसका कोई भी काम नहीं रह जाता। तो चलिए स्टेटमेंट्स देखेंगे। कह रहे हैं कि जो रिहंद डैम है वो सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर है। तीसरे में कह रहे हैं तुंगभद्रा परियोजना आंध्रा और कर्नाटका का संयुक्त उपक्रम है। और अगला है कि मैथॉन डैम जो है दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी पर है। ये जो मैथॉन वाला है ना, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है पीसीएस प्रीलिम्स में भी, मैच द फॉलोइंग में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हमको फैक्ट पता है तो फिर कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये हम कर ले जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो डी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएंगे। तो डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिहंद बांध दिया है ना, कहाँ गया रिहंद बांध, ये रिहंद बांध, ये जो रिहंद बांध है ये सोन नदी की एक सहायक नदी हुए रिहंद, जिसपे ये बनाया गया, अभी ऊपर हमने देखा था ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया कौन सी सहायक मतलब कि कौन सी नदी की ये सहायक नदी है रिहंद, तो याद रखिएगा कि सोन नदी की सहायक नदी। और सोन किसकी सहायक नदी है, तो भैया ये हमारी भारत देश की पवित्र नदी अर्थात गंगा की जो है सहायक नदी है। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स तो वैसे ही हैं। एक बात याद रखिएगा, जैसे जो मैथॉन डैम है ना, इसका निर्माण जो है वो कब पूरा हुआ था, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिए कि 1957 में ये जो मैथॉन डैम है ये कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और हाँ ये इसका डी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपसे वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, अर्थात आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं और एक साइड आपको डैम दिया है, दूसरी साइड नदी दिया है, आपको मैच करना है। चलिए मैच कर लेंगे। ये आपके पास कूट है, अब कूट वगैरह भी नहीं पढ़ने लगेंगे, क्यों, क्योंकि बेवजह का टाइम लॉस नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आप देख सकें, आपकी नज़रों से क्वेश्चन गुजर सकें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से डैम दिए हैं, दुल्हस्ती, गांधी सागर, उकाई और तवा। और आप देखें कि नदियों के नाम में चंबल, चिनाब, तापी और तवा दिए हुए हैं। तो चलिए इसको मैच कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो दुल्हस्ती है ना, तो बगलिहार, दुल्हस्ती, सलाल, ये सभी आपने पढ़ा होगा कि चिनाब रिवर पे हैं। कहाँ पे हैं, चिनाब पे। ये जो सलाल रिवर है ना, ये जो हमारा यूपी SSSC का जो पेट हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चिनाब नदी पे आपको बगलिहार मिल जाएगी, दुल्हस्ती मिल जाएगी और सलाल जो परियोजना है वो मिल जाएगी। तो पहले का क्या हो गया, 2 वाला। तो आप देखिए कि 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं पहले के 2 से। आगे देख लेंगे हम लोग, जो गांधी सागर है, गांधी सागर डैम वो कहाँ पे है, तो वो आपको मिल जाएगा चंबल रिवर पर। तो बी का होना चाहिए 1, तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कह रहे हैं उकाई, तो ये तापी नदी की परियोजना है उकाई, और तवा का तो तवा ही हो जाएगा। ठीक है, तो भैया देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आपको कम से कम 3 नहीं पता तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो डी का देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बगलिहार पल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बगलिहार परियोजना है वो आपको चिनाब नदी पे मिलेगी, और चिनाब नदी कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। देखिए आरो मेंस 2017 का क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहाँ पे सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है, डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। और जो हमारा सोनभद्र है ना, वो हमारे यूपी का इकलौता ऐसा राज्य, मतलब ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 4 राज्य, देखो कुछ भी बोले जा रहे हैं भैया, राज्य नहीं जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शंस देख लीजिए, MP, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है ये हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, और हमारे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो इकलौता ऐसा जिला है जिसकी बॉर्डर
4 स्टेट्स के साथ लगती है, अर्थात 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? पहले तो एमपी ही हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड, ठीक है। यानी कि 4 राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का इकलौता जो जिला है वो है हमारा सोनभद्र, और सबसे दक्षिण में भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया था वो वाला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? ऑप्शंस देखें, ब्यास, चिनाब, रावी या सतलुज। तो मैंने वो ऊपर ही बता दिया था कि जो हमारी चिनाब नदी है उस पे आपको दुलहस्ती मिल जाएगी, सलाल मिल जाएगी और बगलीहार मिल जाएगी, और तीनों अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइम में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए, इसकी क्षमता आपको पता होना चाहिए 390 मेगावाट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ प्री री एग्जाम जो हुआ था 2016 उसमें पूछा गया है। अब ना दरअसल एक लाइनर का जो क्वेश्चन है, नहीं 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन कम बनता है। अब जैसे 4-5 दे देंगे और आपको मैच करना रहेगा, या फिर सामने सामने लिखे रहेंगे, आपको बताना रहेगा बताओ कौन सा गलत है या कौन सा एक सही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। 1 लाइनर टाइप का जो जमाना है वो गुजर गया, वो गुजरे जमाने की बातें थी। तुलबुल परियोजना की बात हो रही है। ऑप्शंस देखें, सतलुज, झेलम, रावी या फिर ब्यास। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हमारा मतलब कि तुलबुल परियोजना है वो आपको किस नदी पे मिलने वाला है? ऑप्शन बी, झेलम नदी पे, ठीक है। अब देखिए, इसका आपको उत्तर भी दिखाया गया है कि जो तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसको क्या कहता है? वुलर बैराज, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया जाता है। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कंप्लीट जो ये मतलब कि हमारा घटना चक्र है ये आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा। साथ में अगर आप एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी, तो इसके लिए हमारा एनसीईआरटी का जो कोर्स चल रहा है उसको देख सकते हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से क्लास 6 से 8 तक की जो हिस्ट्री है कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 से 8 तक की जो ज्योग्राफी है वो भी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, और जो हमारी नई वाली एनसीईआरटी है उसको भी हमने अपने इसी चैनल पर करवाया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर आप जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी लूसेंट से करना चाहते हैं तो वो भी मैंने करवाया है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और एक बात, अगर कोई भी भाई बहन सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हों जिसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उनके लिए, जो लोग एसएसटी से प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बेस्ट चैनल के रूप में आप हमारे चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। कंप्लीट एसएसटी की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे कराई जाएगी, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, साथ में जो पैडागॉजी वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए आ गया ना कि आपके सामने बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं अर्थात गलत है। ऑप्शंस देखिए, पहले में है सरदार सरोवर डैम, कह रहे हैं नर्मदा नदी, तो मेरे ख्याल से ये तो सही है। फिर कह रहे हैं तिलैया बांध और कुनार नदी, अच्छा। फिर कह रहे हैं गांधी सागर चंबल नदी, अभी तो हम लोग देख के ही आ रहे हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, तो ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देख ही लिया है। इसका उत्तर बी वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तिलैया नदी है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको ना बराकर नदी पे मिल जाएगी, और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स ने भी ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो तिलैया रिवर है, तिलैया जो बांध है उसकी बात करेंगे। ये तिलैया बांध झारखंड राज्य का जो कोडरमा जिला है वहाँ पे एक नदी है बराकर, वहाँ पे अवस्थित है। और जो कोनार नदी पर है, मतलब कि कोनार डैम, जो कि झारखंड के हजारी जिले में, ठीक है। तो ये जो कोनार नदी है ना, इस पर भी एक डैम है और वो उसका नाम भी है कोनार डैम, और ये कहाँ पे है? तो झारखंड के ही हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखें, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड में। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो मतलब वो क्या बोलते हैं सोनभद्र वाला रीजन है ना, वहाँ आपको ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है एग्जैक्टली मानव निर्मित वो मिल जाएगी, ठीक है। और ये यूपी और एमपी की बॉर्डर पे आपको मिलता है। तो जो मतलब कि विविध परियोजनाएं हैं उनसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज रिपीट हुए थे, उनको मैंने नहीं लिया है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए। उससे कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को आज लिया है, कुछ क्वेश्चंस को कल लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शंस देखें, 15, 17, 18 या फिर 20।
तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, यानी कि 20। अर्थात देश में जो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं वो टोटल 20 हैं। और ये आप देखिए कहाँ से हमको ये पता चलता है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे जो है उसके अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है, और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में भी इनको डिवाइड किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जैव जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला क्या है, पहला है कि जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय है वो, कुछ मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू कृषि, हाँ कुछ तो इसमें ना टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। चलिए टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है तो क्या, अब तो कर तो लेंगे ही। देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपको बताना है क्या है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब कि कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश। तीसरे में है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान। चौथा है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपको कह रहे हैं कि तेलंगाना में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो मतलब कि दिया नहीं गया था। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी क्या हमेशा ही आ जाते हैं जिसका उत्तर ही ना बने, लेकिन हम लोग अपने नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए इसको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। तीसरा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। और आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि सी और डी दोनों युग में सही सुमेलित नहीं थे, इसी कारण से इसका उत्तर फिर समझ ही सकते हैं कि क्या दिया होगा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 2015-16 में भारत में कौन सा राज्य था जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो आपको लग रहा होगा इतना पुराना क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि आपको बस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसका जो सही उत्तर है वो उस टाइम के अनुसार भी बता दिया जाएगा और वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर तो हो जाएगा भाई अपना उत्तर प्रदेश जो है ना वो गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अब देखिए भारत देश में जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, तो 2024-25 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी बात करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गेहूं उत्पादन में भारत के जो 3 अग्रणी राज्य हैं वो कौन से हैं, यूपी, एमपी और पंजाब। यूपी को देखिए, ये राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी कुल उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, इसकी भी राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। तीसरे पे आपको पंजाब जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन खूब बनता है, एक साइड नाम दिए हुए हैं फसल का और दूसरे साइड पूछ रहे हैं कि वो बताओ उसकी प्रजाति कौन सही सुमेलित है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शंस देखिए, फसल के नाम दिए हैं धान, गेहूं, अरहर, मटर, और प्रजाति में कहना है गोविंद, शुष्क सम्राट, पारस और प्रकाश। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रजाति किसकी है। चलिए इसको मैच कर लेंगे। हमसे गलत पूछा जा रहा है तो गलत में आप देखिए बी वाला हो जाएगा कि जो गेहूं का प्रजाति दिया हुआ है शुष्क सम्राट, ये गेहूं की प्रजाति ना होकर के भैया धान की प्रजाति है। अब आप जा करके ना बीज भंडार पे कहना है कि भैया हमको शुष्क मतलब कि शुष्क सम्राट दे दो, तो वो आपको शुष्क सम्राट तो भले ना दे लेकिन सूखा एक तमाचा जरूर देने की मतलब तैयारी में रहेगा। भैया ये कहाँ से आए हो सीख करके शुष्क सम्राट दे दो। तो ये मतलब जाने रहिए, एग्जाम में काम आता है, बीज भंडार पे काम नहीं आता, ठीक। तो देखिए धान की एक प्रजाति है गोविंद, और ये धान की दूसरी प्रजाति है शुष्क सम्राट, अरहर की एक प्रजाति है पारस और मटर का है प्रकाश, ठीक। तो इन सबको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यह अनुसंधान केंद्र फेवरेट क्वेश्चन है हमारे यूपीपीसीएस आयोग का। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, त्रिची, भुसावल, सहारनपुर या फिर पुणे। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि त्रिची। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु का जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पे, तमिलनाडु का ही है ना तिरुचिरापल्ली, हाँ भैया वहीं का है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो त्रिची है ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
ये आपसे कह रहे हैं कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी वो कौन सा वर्ष था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें 1955, 1960, 1965 या फिर 1970। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। तो देश में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसको UPAU के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो पंतनगर उत्तराखंड, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में किया गया था। आगे चल करके इसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब जब पूछा जाएगा तो यही पूछ लिया जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, पशुओं से, मधुमक्खी से, मुर्गी से या फिर मछली से। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो नीली क्रांति है ना, इसका संबंध मत्स्य अर्थात मछली उत्पादन से है। तो और देख लीजिए जो अदर हैं उनको भी जाने रहिए कि जो काली क्रांति है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटिव है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे फिर जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया गया था कि तिलहन से कौन संबंधित है, तो हो जाएगा पीली क्रांति। ये देखिए पूछ ही लिया गया है ना। तो जो पीत अर्थात पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो डी वाला हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। देख लीजिए RO मेंस 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सबको भी याद रखिएगा। और चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बताई गई जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे आयोग के द्वारा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप लोगों में से कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।